यूज करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के लिए, वो इनर डी के भी यूज करते हैं और आउटर एस के भी। और इनमें एनर्जी का डिफरेंस क्या है, इसलिए आउटर एस के इलेक्ट्रॉन भी यूज करते हैं और इनर डी के भी इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। इसलिए इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो वेरिएबल होता है, मतलब चेंज होता रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, उसमें हमने कल पढ़ा था, दोबारा रिपीट उसको नहीं करते हम। कल क्रोमियम तक पढ़ लिया था या नहीं? अच्छा, वेनेडियम तक पढ़ा था। अच्छा, वेनेडियम तक पढ़ लिया तो उसका मतलब भी क्रोमियम आएगा उसके बाद। क्रोमियम 24। अच्छा, तो याद करो ऑक्सीडेशन स्टेट रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, जो एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी से रिलेटेड है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आर्गन 3d5 4s1। तो ये याद कर लो, ये कि इसका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है किसके अंदर, डी के अंदर, मतलब आउटर एस इलेक्ट्रॉन पेल्टिमेट ऑर्बिट के अंदर जंप कर रहा है, इनर ऑर्बिट के अंदर, जिसकी वजह से ये हाफ एड हो गया और ये ज्यादा स्टेबल हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +1 हो सकता है, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी। +2 भी हो सकता है, एक इसमें से लूज कर दे, एक डी में से। +3 भी हो सकता है, एक डी में से इसमें से लूज कर दे और बाकी दो डी। +4 +5 +6, और इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। याद होगा आपको कंपाउंड पोटेशियम क्रोमेट, इसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसके अंदर क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन है -2, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 7 के साथ। अच्छा, पोटेशियम है +1, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, और इसका 6 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये माइनस के 14 हो जाएंगे, ये प्लस के 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो 12 ये प्लस के 2, ये प्लस के 14, प्लस के 14 माइनस के। इसके अंदर देखो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, -8। डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, -2 4 से मल्टीप्लाई करके। पोटेशियम +1 है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, +2। तो क्रोमियम का क्या हो जाएगा, 6 होगा। वैसे भी ऑक्सीडेशन नंबर हमने अलग से टॉपिक में पढ़ने, इससे आपको इसे बता रहा था। क्रोमियम के बाद है मैंगनीज 25, आर्गन 3d5 4s2। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का होता है, ठीक है, जो +7 है हाईएस्ट। अच्छा, सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एस के 2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। तो Mn+2 कॉमन है, कॉमन मिलेगा आपको Mn+2, मैग्नीज +2। अच्छा, फिर +3 भी होता है, +3 भी होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसमें से निकलेंगे डी में से एक। +4 भी होता है, +5 भी है, 6 भी है, 7 भी होता है। तो मैं दो एग्जांपल लिख देता हूँ। एक है K-4, पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्सीजन -8, पोटेशियम +1, Mn का क्या होगा, 7 होगा। तो ऑक्सीजन -8 आप नहीं कर दें से ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का -2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है भाई, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करके। आप नहीं बताना कि ऑक्सीजन का -8 क्यों आ जाएगा, तो 4 ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का नहीं है ये। अच्छा, दूसरा होता है K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट, ये परमैंगनेट है, तो ये होगा -8, ये क्या होगा, +2, ये क्या होगा, +6, बराबर किसके होगा, 0। देखो 6 भी है, 7 भी है, 2 भी है। अच्छा, इसके बाद आता है आयरन 26, 3d6 4s2।
तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2p होगा। अब उधर पढ़ा हुआ फेरिक, ये तो कॉमनली आपको मिलेंगी हर जगह। फेरिक और फेरिक 2 और 3, ये तो कॉमनली आपको टेक्निकल कंपाउंड 4 भी है, 5 भी लिखा हुआ है शायद, 6 हाईएस्ट कितना है, 6 ऑक्सीडेशन। ज्यादातर के कंपाउंड आपको मिलेंगे 2 3 वाले ज्यादा, मगर 6 भी पॉसिबल है इसके कंपाउंड। कोबाल्ट Td7 4s2, तो इसका ऑक्सीडेशन +2 +3 +4 तक है। मतलब कोबाल्ट के जो कंपाउंड मिलते हैं 2 3 4 में तक मिलते हैं। निकल 28 Td8 4s2, इसके जो कंपाउंड्स ज्यादातर मिलते हैं 2 3 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कॉपर जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, Td10 4s1, इस इलेक्ट्रॉन डी में जंप करके इसको स्टेबल कर देते हैं। +1 जिसको हम कहते हैं, पढ़ते रहते हैं क्यूप्रिस, ज्यादातर एग्जांपल पढ़ी होंगी, क्यूप्रिस क्लोराइड, ठीक है। तो क्यूप्रिस होता है क्या, क्यूप्रिस ऑक्साइड। अच्छा, दूसरा होता है +2 क्यूप्रिक, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन से +1 है, दूसरा क्या है +2। जिंक का एक ही है ऑक्सीडेशन से, जिंक का है आर्गन 3d10 4s2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बस एक ही है +2 का, मतलब ये दोनों एस के लूज करेगा, हो गए दोनों एस के लूज करता है, डी में से इलेक्ट्रॉन लूज कोई नहीं होता है, तो जिंक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट कांस्टेंट हो गया। अच्छा, अब आते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी और उनके कंपाउंड्स भी आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसे पढ़ा था हमने निकल, पढ़ा था हमने प्लैटिनम, पैलेडियम, ये यूज होते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के, जहां हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। आयरन को यूज करते हैं अमोनिया की फॉर्मेशन में, हाइपर प्रोसेस में। V2O5 इस्तेमाल होता है कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर, TiCl4 प्लास्टिक बनाने में, गुड क्वालिटी की प्लास्टिक बनाने में, क्रोमियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मिथेनॉल की फॉर्मेशन में। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं। कैटलिस्ट इज ए केमिकल सब्सटेंस which alter का मतलब चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, उनमें दो टाइप के कैटलिस्ट हैं, एक होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, और एक होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट जिनको हम कहते हैं इनहिबिटर, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे जो कैटलिस्ट की मीनिंग हम ले रहे हैं वो समझिए पॉजिटिव मीनिंग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव वाली मीनिंग ले रहे हैं, नेगेटिव वाली मीनिंग नहीं ले रहे हैं हम। मगर है जरूर कैटलिस्ट दूसरे दो टाइप के होते हैं।
So transition elements and compounds are used as a catalyst because of variable oxidation state. क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से इनको एज ए कैटलिस्ट यूज होती है। Defective solid structure. Defective solid structure. Empty space. Provide large surface area where gases से निकल है, प्लाटिनम है, पैलेडियम है, उनका जो सॉलिड स्ट्रक्चर डिफेक्टेड होता है। एटम्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होते हैं और जो छोटे एटम्स वो स्पेस के अंदर चले जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन है वो कहाँ पे चली जाती है, जो निकल प्लाटिनम पैलेडियम है उनके एम्प्टी स्पेस हैं, वेकेंट स्पेस है, जिसपे जैसे हाइड्रोजन का साइज क्या है बहुत ही छोटा है, तो हाइड्रोजन गैस क्या उनके इंटरस्टेशियल स्पेस को, एम्प्टी स्पेस को जाकर क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है और उसके सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाती है, सरफेस के ऊपर भी क्या हो जाती है या एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे हम निकल को हीट देते हैं तो हाइड्रोजन बाहर निकलती है एटॉमिक स्टेट में, एटॉमिक स्टेट में, इसलिए वो क्या होती है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है एटॉमिक स्टेट के अंदर। तो इनको हम कहते हैं ये इंटरस्टेशियल हाइड्राइड्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इंटरस्टेशियल हाइड्राइड्स। इंटरस्टेशियल का मतलब होता है एटम्स के अंदर एम्प्टी स्पेस है, वेकेंट स्पेस है, जिसकी वजह से छोटे एटम्स उसी स्पेस के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, तो ये गैसेस के लिए सरफेस एरिया भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से गैसेस क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जैसे निकल प्लाटिनम सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हेडिंग गैस क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कंपाउंड्स फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट complexes which readily decompose, activated, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हमने अपने एंजाइम भी पढ़ा होगा एज ए कैटलिस्ट है, तो एंजाइम सब्सट्रेट के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है जो अनस्टेबल होता है, क्या होता है वो डिकम्पोज होकर किसमें तब्दील हो जाता है, फाइनल फूड में। तो इसकी भी मैकेनिज्म तो सेम ही होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कैटलिस्ट हैं या उनके कंपाउंड्स भी क्या कैटलिस्ट हैं, तो वो क्या करते हैं, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं सब्सट्रेट के साथ, which readily decompose, which readily decompose to final product, final product में डिकम्पोज हो जाएगा।
अच्छा तो अब देखें एग्जाम्पल इसकी क्या है। प्लाटिनम, पैलेडियम एंड निकेल आर यूज्ड एज ए कैरेक्टरिस्टिक इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन रिएक्शन का मतलब जहां पे हमें हाइड्रोजन ऐड करनी है। देखो वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल ये अनसैचुरेटेड है। जब उसके अंदर हम हाइड्रोजन पास करेंगे किसकी मौजूदगी में, निकल की मौजूदगी में, प्लाटिनम या पैलेडियम की मौजूदगी में। निकल इसलिए हम यूज करते हैं कि ये सस्ता होता है, लेस एक्सपेंसिव है, और बाकी बाकी मोर एक्सपेंसिव है, उनको हम यूज नहीं करते हैं। मगर हालांकि प्लाटिनम ज्यादा इफेक्टिव है, पैलेडियम भी ज्यादा इफेक्टिव है, मगर फिर मसला है कि उसका खर्चा ज्यादा हो जाता है। हम बचत भी करना चाहते हैं, इसलिए निकल पे गुजारा हो जाता है। तो वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड है, जब उसके अंदर हाइड्रोजन पास करेंगे, हाइड्रोजनेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वेजिटेबल घी बन जाएगा। सैचुरेटेड बन जाएगा। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को किसमें तब्दील करने की, अनसैचुरेटेड किसमें तब्दील हो गया, सैचुरेटेड में तब्दील हो गया। अच्छा इसके अलावा V2O5 is used as a catalyst in content process for the formation of sulfuric acid। तो इसके अंदर देखो इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है, 2SO2 प्लस O2, SO2 गैस, O2 भी क्या है, गैस, और V2O5 इसमें मिलता है सॉलिड फॉर्म में, 2SO3 गैस हो गई। सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। अब मैकेनिज्म क्या होगा इसका, मैकेनिज्म कैसा होता है। तो पहला ये होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस, वो V2O5 के साथ रिएक्ट कर देती है। किसके साथ, अच्छा ऑक्सीजन यहां से मिलेगी, ऑक्सीजन कौन देगा इसको, V2O5 देगा, क्या बन जाएगा, SO3, और ये बनगा V2O4। अच्छा तो V2O5 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5, इधर क्या हो गया, +4। तो अब देखो वेरी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई ना, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है। अच्छा अब क्या होगा, V2O4 है वो हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वापस किसमें तब्दील हो जाता है, V2O5। देखो V2O4 है वो हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना जाए वापस V2O5 बन रहा है। तो ये इसका मैकेनिज्म है। फाइनल डिवाइडेड Fe, आयरन is used as a catalyst in Haber process। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के फॉर्मेशन में तो देखो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, एक भी सॉलिड हो गया, अमोनिया गैस बन गई।
डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अच्छा, ये जितनी भी आपने एग्जांपल पढ़ी है ना, ये सब हेटेरोजेनस कैटालाइसिस की एग्जांपल हैं। देखो, हेटेरोजेनस कैटालाइसिस, हेटेरोजेनस कैटालाइसिस मतलब है रिएक्टर की फिजिकल स्टेट और केमिस्ट्री की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। देखो, रिएक्टर किसमें है और केमिस्ट्री किसमें है? इससे पहले जो पढ़ी है वो रिएक्टर में है और केमिस्ट्री। अच्छा, अगर सपोज कहते हैं अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं, वेजिटेबल आयल है तो वो लिक्विड है ना। निकल प्लाटिनम पैलेडियम किसमें है? सॉल्वेंट में, तो ये भी क्या हो गया? या अल्कीन से अल्केन बनाते हैं, वो भी इसे अल्कीन अगर गैसेस हैं, तो इसका मतलब है जो निकल प्लैटिनम वो क्या है? सॉलिड में है, तो इसको कहते हैं हेटेरोजेनस कैटालाइसिस। होमोजेनस कैटालाइसिस उसको कहा जाता है जिसमें रिएक्टर की फिजिकल स्टेट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम है। अगर रिएक्टर भी गैस है, कैटलिस्ट गैस, रिएक्टर लिक्विड, कैटलिस्ट लिक्विड, तो भी होमोजेनस। रिएक्टर सॉलिड और कैटलिस्ट सपोज करते हैं सॉलिड यूज करें, तो वो भी क्या होगा? होमोजेनस कैटालाइसिस कहलाएगा। तो ये होगा डिफरेंट फिजिकल स्टेट। और रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ये दोबारा पढ़ो, तब ये टॉपिक सेम आएगा, इससे अभी बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, आर कैटलिस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल, मीथाइल अल्कोहल, जो बनता है वाटर गैस से, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इसको क्या बोलते हैं हम? इनके मिक्सचर को बोलते हैं वाटर गैस। दोनों के मिक्सचर को क्या कहेंगे? वाटर गैस। इसको पास करेंगे किसके ऊपर? जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर देंगे इसको, तो क्या बनेगा? वेपर्स ऑफ मीथेनॉल, मीथेनॉल मिलेगा आपको। मीथेनॉल वेपर्स मिलते हैं, इसको हमें क्या कर देते हैं? कंडेंस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कंडेंस करके लिक्विफाई कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा TiCl4, इसका और द फॉर्मेशन ऑफ गुड क्वालिटी प्लास्टिक। MnO2 is positive catalyst for the decomposition of H2O, hydrogen peroxide, hydrogen peroxide। ठीक है, ये हो गया इनका यूज एज ए कैटलिस्ट। अब अलाइन फॉर्मेशन,
तो अलाइन इज होमोजेनियस मिक्सचर, जो अलाइन है वो होमोजेनियस मिक्सचर है अप टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स, in which one should be metal, इनमें कम से कम एक तो मेटल होना चाहिए, मतलब नॉन मेटल का अलाई नहीं बनेगा। अगर अलाई बनाना है तो उसके अंदर नॉन मेटल हो सकता है कोई एक, जैसे स्टेनलेस स्टील के अंदर कार्बन को मिक्स किया जाता है, कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है, मगर अलाई एक्चुअली मेटल का मिक्सचर होता है, मेटल का मिक्सचर होता है होमोजेनियस। अच्छा, अलाई क्यों बनाते हैं? एक तो ये होता है कि प्योर जो मेटल है उसको जंग लग जाता है, जैसे आयरन है, प्योर आयरन को क्या होता है, जंग लग जाता है, इसलिए आयरन के अंदर हम क्रोमियम निकल को ऐड कर देते हैं, क्रोमियम और निकल को क्या करते हैं, मिलावट कर देते हैं क्रोमियम निकल की, स्टेनलेस स्टील बना लेते हैं। अब स्टेनलेस स्टील को जंग नहीं लगता है, उसमें रेजिस्टेंस पावर, जंग से बचाव का पावर बहुत ज्यादा है, उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा है, शाइनिंग भी ज्यादा है प्योर मेटल से। तो इसका मतलब है जो अलग होता है वो प्योर मेटल से प्रॉपर्टीज में क्या होता है, बेहतर होता है, मतलब उसकी शाइनिंग, उसका जो लुक है, या उसका जो जंग से बचाव का पावर है, या जो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो क्या है, प्योर मेटल से ज्यादा होती है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म अलाइन बिकॉज ऑफ their similar size, similar size की जैसे, which easily mix up with each other। एक दूसरे के साथ इजीली मिक्स हो जाते हैं। देखो इनका साइज एक जैसा है, एक एटम को रिप्लेस करके उसके जगह पे आयरन को रिप्लेस करके उसके जगह निकल का एटम लगा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या क्रोमियम का एटम आ जाता है उनकी जगह पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका जो साइज है वो क्या है, एक जैसा, इसलिए उनकी रिप्लेसमेंट आसानी से हो जाती है। मतलब सपोज कहते हैं आयरन के एटम को रिप्लेस करके उनकी जगह पे क्रोमियम निकल के एटम्स को क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका साइज एक जैसा है, जिसकी जैसे इजीली क्या बना लेते हैं, अलाई बना लेते हैं। अच्छा, अब उसमें देखो स्टेनलेस स्टील, इसके अंदर आयरन है, क्रोमियम है, और दूसरा निकल। मेन मेनली कौन होगा, मेन उसका आयरन है, क्योंकि स्टेनलेस वो बेस्ड अलाई है, आयरन बेस्ड के का मतलब बेसिक आयरन है, तकरीबन 80%, 80%, 80 का राउंड अबाउट परसेंट आयरन का होता है, बाकी जो परसेंटेज है वो किसका होगा, क्रोमियम का होगा या निकल होगा। उसके अंदर कार्बन को भी मिक्स किया जाता है। स्टेनलेस स्टील के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो यूज के हिसाब से है, आप उसका यूज क्या है, यूज के हिसाब से इसकी कंपोजिशन में क्या आ जाता है, फर्क आ जाता है कि स्टेनलेस स्टील आपको बनानी किस टाइप की है, उसमें बर्तन बनाने हैं, नट बोल्ट बनाने हैं, कौन सी चीज बनाना चाहते हैं। देखो स्टेनलेस स्टील को कटलरी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, छुरी कांटे वगैरह जो होते हैं वो भी स्टील के बने होते हैं, नट बोल्ट जो होते हैं वो स्टील के बने होते हैं, राड जो बनती है वो स्टील की बन जाती है। तो इसका मतलब है, इसका यूज भी है कि कौन सा यूज है, उसी हिसाब से इसकी कंपोजिशन में क्या आ जाता है, फर्क आ जाता है, मगर फिर भी मेनली जो होगा वो आयरन ही होगा, मेन जो होगा वो आयरन होगा। अच्छा, इसको जंग भी नहीं लगता, स्टील के घर में जो इस्तेमाल होने वाले बर्तन है ना, उनको देखेंगे उसकी शाइनिंग चमक में कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि ऑक्सीडाइज होते हैं स्लाइटली, हल्की ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है, इनके ऊपर लेयर बन जाता है, मगर वो उसके अपीयरेंस आउटलुक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी शाइनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जो कोटिंग बनी है
कोटिंग, वो उनको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। अच्छा, एक हो गया स्टील। अच्छा, इसके अलावा होता है दुर्ग एल्यूमिनियम। दुर्ग एल्यूमिनियम। अच्छा, इसके अंदर एल्यूमिनियम होगा, कॉपर होगा, मैग्नीशियम होगा, प्लस मैग्नीज होगा। सबसे मेन क्या होगा इसके अंदर? एल्यूमिनियम होगा। मेनली क्या होगा? एल्यूमिनियम होता है। दुर्ग एल्यूमिनियम के अंदर मेनली एल्यूमिनियम होता है। हाई परसेंटेज किसका होगा? मेन ये है एल्यूमिनियम। अच्छा, इससे जहाज की बॉडी बनती है और घर में इससे बनने वाले बर्तन बनते हैं। इसको भी जंग नहीं लगता, कोई लाइट। इसके अलावा ग्रास, कॉपर प्लस जिंक। कॉपर मेनली होगा 60 टू 80% किसका होगा? कॉपर का होगा। 60 से 80, 40 से 20% किसका है? जिंक का। ग्रास ये कलर का होता है। इसको इस्तेमाल करते हैं सैनिटरी का काम जो होता है, मतलब बाथरूम की जो फिटिंग वगैरह होती है उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। सैनिटरी का जो प्लम्बिंग का काम होता है, प्लम्बर का जो काम होता है, ठीक है, उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। टूटी वगैरह जो होते हैं, पाइप टूटी वगैरह। अच्छा, दूसरा इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोटिव पार्ट्स के अंदर, मतलब जितने भी गाड़ियां हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है, खास इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके अलावा ड्रोन। अच्छा, उसमें एक होता है एलियन ड्रोन होता है। तो उसमें एलियन होता है, दूसरा क्या होता है? कॉपर। इसका ये भी कॉपर, ये कॉपर होगा। दूसरा क्या होता है? एलियन होता है। ठीक है, ब्रोंज के अंदर। अब इसके अंदर मेनली कॉपर होगा। मेन इसके अंदर कॉपर होता है, एलियन कम होता है। एलियन ब्रोंज, एलियन ब्रोंज। अच्छा, ये इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर। रेडिश ब्राउन कलर, इससे मेटल्स बनते हैं, मेटल पॉइंट्स बनते हैं, स्टेचूज बनते हैं, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। जो नकली जेवरात वगैरह होते हैं उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है अलाइज। होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर है किसका? टू आप बोल रहे, टू मेटल्स आप बोल सकते हो, क्योंकि नॉन मेटल की कोई ऐसा खाद्य दुकान जिसके अंदर नॉन मेटल भी मिक्स होता है नहीं, तो ज्यादातर क्या होता है? मेटल होता है, उनका मिक्सचर है। अब इनको इसलिए यूज किया जाता है, वो जंग वगैरह नहीं लगता है, ठीक है, उनका जंग से बचाव का पावर बहुत ज्यादा है, लाइट वेटेड होते हैं, हल्का वजन जो उनका आता है वो हल्का होता है। अच्छा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनकी या टेंसिल स्ट्रेंथ वो क्या होती है? ज्यादा होती है, इसलिए इनको यूज किया जाता है। अब टाइम है तो आगे मैं पढ़ा लेता हूँ आपको। कलर, अभी 3 मिनट है। अब एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं जो इसके अंदर अभी बात तो नहीं है, इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स या नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो ट्रांजिट एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टेशियल या नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स।
due to variable oxygen state and defect in their solid structure. इनके solid structure में defected होता है. Empty space between atoms जिनको कहते हैं interstitial space. Empty space between atoms. Atoms के बीच क्या होता है? Vacant space होता है. Empty space होता है. Solid state defected है. Small atoms. Hydrogen, boron, nitrogen, carbon can reside within holes. वो किस में चले जाते हैं? उन होल्स में जाते हैं. एम्पियर नो स्टैटिक फार्मूला और उनका कोई फार्मूला भी नहीं बनता. स्टैटिक रिलेशनशिप बनेगी नहीं. जैसे निकल है उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स अंदर चले जाते हैं स्पेस के अंदर. प्लेटिनम के अंदर हाइड्रोजन के एटम चले जाते हैं. पेरिडियम के अंदर हाइड्रोजन के एटम चले जाते हैं. अच्छा एग्जांपल इसके है TiH1.73. अब TI है ना H1.73. अब देखो इसका कोई रिलेशनशिप एग्जैक्ट नहीं हुआ. दूसरा अलाइज आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. जो अलाइज हैं वो भी हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं. ग्रास या ब्रोंज ये सब क्या हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं. इनका कोई फार्मूला नहीं होता. तो ये पुराने बुक में है. पुरानी किताब में था इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. या आपको मैंने पढ़ा दिया. बाकी कल पढ़ेंगे.